Welcome to the Economics Exchange. In continuation with the series of money market, certificate of deposit is also a money market instrument and we will discuss about this one today. ओके तो आइए शुरू करते हैं. देखिए, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट इज शॉर्ट टर्म ट्रेडेबल टाइम डिपॉजिट इंस्ट्रूमेंट. हम लोग मनी मार्केट पढ़ रहे हैं एंड सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट इट आल्सो अ इंस्ट्रूमेंट ऑफ मनी मार्केट. तो ऑब्वियसली एक शॉर्ट टर्म ट्रेडेबल इंस्ट्रूमेंट होगा और टाइम डिपॉजिट है क्योंकि इसकी एक प्रॉपर मैच्योरिटी है, इसकी एक पर्टिकुलर मैच्योरिटी डेट है. ठीक है, और ये एफडी से काफी हद तक सिमिलर होते हैं, बस दोनों में डिफरेंस ये होता है कि सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स आर इन बियरर फॉर्म, ट्रांसफरेबल एंड ट्रेडेबल. देखिए, इन तीनों फॉर्म के बारे में आपको बता देता हूँ. तीनों पर्टिकुलर जो ये टर्म्स है इनका मतलब क्या है. बियरर फॉर्म की अगर हम बात करें, बियरर फॉर्म का मतलब होता है कि कोई पर्सन है एक्स, अगर उसने इसको आगे एंडोर्स किया है, बेसिकली किस तरीके से ट्रांसफर होती हैं, ठीक है, उसके बारे में हम बात करेंगे. इसके एक पर्टिकुलर मेथड्स होते हैं. ठीक है, तो x ने अगर y को एंडोर्स किया है, x ने y को ये ट्रांसफर की है और y जाता है किसी बैंक A के पास. ठीक है, कि इसका मैच्योरिटी पीरियड कंप्लीट हो गया है और इसका जो मैच्योर अमाउंट है, ठीक है, वो आप मुझे दे दीजिए. तो A y को ये फंड प्रोवाइड करवाएगा बिकॉज y is the bearer of that particular certificate of deposit. ओके, और बेसिकली जो बैंक्स होते हैं या फिर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं, उनको जितने भी सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स ये इशू करते हैं, उनका एसएलआर और सीआरआर रिक्वायरमेंट जो कि आरबीआई से डिमांडेड होता है, आरबीआई की रिक्वायरमेंट होती है, उनको फुलफिल करना होता है. अगर आपको एसएलआर और सीआरआर के बारे में नहीं पता है तो मैंने आई बटन में इन दोनों वीडियोस का लिंक डाल दिया है, तो प्लीज़ आप वहाँ जाकर चेक कर सकते हैं. एसएलआर और सीआरआर वहाँ पर आपको बहुत ब्रीफली पढ़ाया गया है, तो आप उसको चेक कर लीजिए. ओके, अगर हम गाइडलाइंस की बात करें, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स की गाइडलाइंस क्या हैं, तो देखिए, दीज आर इशूड इन डिमेटेरियलाइज फॉर्म और एज अ यूसांस प्रोमिसरी नोट. देखिए, दोनों टर्म के बारे में हम बात कर ले. डिमेटेरियलाइज फॉर्म मीन्स ये आपका कोई डिमेट अकाउंट हो सकता है, डिमेट अकाउंट में ये आपको इशू किए जा सकते हैं, या फिर यूसांस प्रोमिसरी नोट हो सकता है इन अ फिजिकल फॉर्म. मीन्स फिजिकल फॉर्म मीन्स यूसांस प्रोमिसरी नोट का मतलब होता है कि एक पर्टिकुलर टाइम डेट, जैसे कि मैंने आपको यहाँ बताया था कि टाइम डिपॉजिट और होता है. ठीक है, ये टाइम डिपॉजिट होता है बेसिकली, तो इसकी एक पर्टिकुलर डेट होती है, लेकिन उस पर्टिकुलर जो डेट होती है, फ्यूचर में जो भी डेट होगी वो उस इंस्ट्रूमेंट पर, जो फिजिकल इंस्ट्रूमेंट होगा या फिर डिमेटलाइज इंस्ट्रूमेंट होगा, उस पर लिखी होती है कि किस डेट को मैच्योर होगा. दैट्स व्हाई वी कॉल्ड इट द यूसांस प्रोमिसरी नोट. और इसमें अगर हम एलिजिबिलिटी की बात करें कि कौन कौन ये सर्टिफिकेट्स इशू कर सकता है, तो शेड्यूल कमर्शियल बैंक, रीजनल रूरल बैंक, स्मॉल फाइनेंशियल बैंक्स. देखिए, बिफोर 2021 रीजनल रूरल बैंक एंड स्मॉल फाइनेंस बैंक्स जो थे वो इसके लिए एलिजिबल नहीं थे, बट इनको एक्सपेंड करने के लिए, इनको डेवलप करने के लिए इनको भी एलिजिबल किया गया. इसके अलावा कुछ सेलेक्टेड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं जैसे आईसीआईसीआई, आईडीबीआई, एक्सिम, ये भी मनी मार्केट्स के थ्रू सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट इशू कर सकते हैं और फंड रेज कर सकते हैं. अगर हम एग्रीगेट अमाउंट की बात करें तो देखिए, बैंक्स जो होते हैं उनके पास फ्रीडम होती है कि वो कितना भी अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स इशू कर सकते हैं. ठीक है, रेज कर सकते हैं. बट अगर हम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस की बात करें तो उनका एक फिक्स अम्ब्रेला यूनिट होता है, अम्ब्रेला लिमिट होता है, सॉरी, जो कि आरबीआई फिक्स करता है. वो है टर्म मनी, टर्म डिपॉजिट, कमर्शियल पेपर एंड कॉर्पोरेट डिपॉजिट शुड नॉट एक्सीड 100% ऑफ इट्स नेट ऑन फंड्स. ठीक है, नेट ऑन फंड्स क्या होते हैं, नेट फंड्स क्या होते हैं, मान के चलिए आपकी एसेट माइनस लाइबिलिटी, एसेट्स में से आपके लाइबिलिटी माइनस कर दीजिए, जो भी फंड्स माइनस होके आएंगे, दीज आर द नेट ऑन फंड्स. मान के चलिए किसी बैंक के पास 102 रुपए के एसेट्स है और 50 रुपए की लाइबिलिटीज है, मीन्स उनके पास जो नेट ऑन फंड्स होंगे वो 52 रुपए होंगे. ठीक है, और वो भी कब के, जो उनकी लास्ट बैलेंस शीट होगी, ठीक है, लास्ट ऑडिटेड बैलेंस शीट होगी, उसके अकॉर्डिंग ही वो नेट ऑन फंड्स का 100% रेज कर सकते हैं. ठीक है, मिनिमम साइज ऑफ इशू एंड डिनोमिनेशंस, मिनिमम अमाउंट ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट शुड बी 5 lakhs. ठीक है, ये पहले 1 लाख था, लेकिन 2021 से इसको 5 lakhs कर दिया गया है, और इन द मल्टीपल्स ऑफ 5 lakhs देयर आफ्टर. ठीक है, एक सिंगल सब्सक्राइबर होता है वो कम से कम 5 लाख रुपए करेगा और उसके मल्टीपल में 5, 10, 15, 20, 25, 30 लाख, इस तरीके से. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. हु कैन सब्सक्राइब? Anybody can subscribe. Okay, individual, corporates, companies, trust funds, association, even NRIs can also subscribe to
द सीडीज, बट इसमें एक शर्त है कि दैट फंड कैन नॉट बी रिपैट्रिएबल। ओके, इसका मतलब क्या होता है कि जो भी पैसा लगाया, मान के चलो 5 लाख रुपए लगाया, 10 लाख रुपए लगाया और उसमें उनको 50,000 का प्रॉफिट है। ओके, तो ये 10,50,000 रुपए जो उनको कंप्लीट प्रॉफिट हुआ है या फिर जो उनका खुद का फंड है, उसको वो वापस से किसी दूसरे देश में नहीं ले जा सकते हैं, बाहर किसी देश में नहीं ले जा सकते हैं जो कि सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स में उन्होंने पैसा लगाया है। ठीक है, और ये किसी दूसरे एनआरआई को सेकेंडरी मार्केट में एंडोर्स भी नहीं किया जा सकता है। ओके, दैट आल्सो कैन नॉट बी एंडोर्स टू अनदर एनआरआई इन द सेकेंडरी मार्केट, ये एक इसकी शर्त होती है। अगर हम इसकी मैच्योरिटी की बात करें तो देखिए, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स की मिनिमम जो बैंक्स इशू करते हैं उसका मिनिमम मैच्योरिटी पीरियड है 7 दिन, मैक्सिमम 1 साल। बट अगर हम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के केस में बात करें, क्योंकि उनकी एक अम्ब्रेला लिमिट होती है, तो वो 1 साल से कम का इशू नहीं कर सकते और 3 साल से ज़्यादा का इशू नहीं कर सकते। तो मिनिमम 1 ईयर, मैक्सिमम 3 ईयर्स। ठीक है, डिस्काउंट रेट की बात करें, कूपन रेट की बात करें, जैसे हम लोगों ने ट्रेजरी बिल में किया था कि ट्रेजरी बिल्स जो होते हैं, अगर वो 100 रुपये का है तो उसको 95 रुपये डिस्काउंट वैल्यू में भी उसको निकाला जाता है। ठीक है, ऐसा ही इसमें भी हो सकता है कि आपको डिस्काउंट वैल्यू जो होती है, फेस वैल्यू पर जो भी डिस्काउंट होता है उसमें इशू किया जा सकता है। किसी बैंक ने 100 रुपये का मान लो इंटरेस्ट नहीं देना और उनको डिस्काउंट रेट देना है, कूपन रेट देना है, तो वो 100 रुपये का इशू करके आपको 95 रुपीज़ में भी दे सकते हैं, जिससे कि आपको 5 रुपए का प्रॉफिट होगा। दैट विल बी ऑल्सो द इंटरेस्ट अर्न ऑन दैम। ओके, रिजर्व रिक्वायरमेंट्स की बात करें तो जितना भी फंड्स इशू रेज करेंगे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस या बैंक्स, तो उनके सीआरआर और एसएलआर जो रिक्वायरमेंट्स हैं आरबीआई की, उनको कंप्लीट करना पड़ेगा। ठीक है, ट्रांसफरेबिलिटी की बात करें तो फिजिकल सीडीज आर फ्रीली ट्रांसफरेबल बाय एंडोर्समेंट एंड डिलीवरी। ठीक है, मैंने आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि एक्स और वाई, मान के चलिए 2 पर्सन है, एक्स ने इसको परचेज किया, अब एक्स बोल रहा है कि मेरे पास तो फंड्स की ज़रूरत है, मैं 1 साल नहीं रुक सकता हूं, तो मुझे कुछ टाइम में ही पैसा चाहिए, और वाई कहता है ठीक है, मैं आपका जो सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट है उसको मैं परचेज कर लेता हूं, तो एक्स उसको ट्रांसफ़र कर सकता है। ठीक है, वो फिजिकल फॉर्म में भी ट्रांसफ़र कर सकता है, डीमेट फॉर्म में भी ट्रांसफ़र किया जा सकता है, बट वो डीमेट सिक्योरिटीज़ जो हैं उनकी जो प्रोसीजर होता है वो उस पर एप्लीकेबल होगा और इसका कोई लॉक इन पीरियड भी नहीं होता है। ठीक है, आप उसको बाद में मतलब आपका जो मैच्योरिटी पीरियड है उसको कंप्लीट होने से पहले भी उसको कर सकते हैं। ठीक है, लोन्स और बाईबैक्स, अगर हम लोन की बात करें तो बैंक्स और एफआईज कैन नॉट ग्रांट लोन। उसका रीजन होता है, मान के चलिए एक्स ने वाई को दे दिया, वाई ने जेड को कर दिया, जेड ने ए को कर दिया, ए ने बी को कर दिया, और बैंक ने मान के चलो एक्स को लोन दे दिया और बाद में ये एंडोर्समेंट होते होते बी तक पहुंच गया, तो ऑब्वियसली बी उसको नहीं चुकाएगा। ठीक है, इसलिए इसके अगेंस्ट में लोन्स नहीं दिया सकता। फर्दर मोर इशूइंग बैंक्स आर परमिटेड टू बाई बैक, बाईबैक जरूर कर सकते हैं। मान के चलिए किसी बैंक को फंड की जरूरत है, उनको इंटरेस्ट पे करना पड़ रहा है, लेकिन 100 रुपीज़ उन्होंने इशू किया। ठीक है, अब वो बोल रहे हैं कि ठीक है आप हमें 101 रुपये में दे दीजिए। ठीक है, तो ये जो बायर है एक्स, मान के चलो एक्स जो बायर है उसको लगेगा कि यार 101 रुपये में तो मुझे बेनिफिट हो रहा है, तो क्यों ना मैं इसको बेच दूं। ठीक है, तो बायबैक भी कर सकते हैं, बट बायबैक्स के लिए मिनिमम जो मैच्योरिटी पीरियड होता है वो 7 डेज का होता है, इसलिए कम से कम 7 दिन से पहले वो बायबैक नहीं कर सकते हैं। ठीक है, बायबैक जो होगा वो ऑल इन्वेस्टर्स के लिए सेम रहेगा। ठीक है, ओके, उसके ऊपर कुछ कंडीशंस अप्लाई होंगी, टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई होंगी। ओके, और एक्सेप्शन और रिजेक्शन अगर कंज्यूमर के ऊपर है कि उसकी मर्जी है वो 101 रुपये में देना चाहे या ना देना चाहे, बाईबैक में वो पार्टिसिपेट करे या नहीं करे। ठीक है, और जो भी बाईबैक होगा इशूअर बैंक को ये बताना पड़ेगा कि वो पार्शियल है या फुल है। मान के चलो बैंक बोलता है, इशूअर बोलता है कि मुझे 100 में से 50 रुपये ही बाईबैक में जाना है या फिर 100 रुपये पूरा ही बाईबैक में जाना है, तो वो उसकी जो कंडीशंस हैं वो पहले ही उसको बतानी पड़ेंगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं फॉर्मेट्स की कि किस फॉर्मेट में होगा। देखिए बेसिकली ये डीमेट फॉर्मेट में होता है, बट अगर कोई कस्टमर है, कोई डिपोजिटर है, ठीक है, उसको चाहिए कि नहीं मुझे तो फिजिकल फॉर्म में चाहिए, तो आरबीआई ने उसके लिए एक पर्टिकुलर जो फॉर्मेट है वो प्रेस्क्राइब किया हुआ है कि किस फॉर्मेट में होगा। और फिजिकल सर्टिफिकेट अगर मान के चलिए, देखा जैसे इसमें लिखा अकॉर्डिंग टू द डिपोजिटरी एक्ट 1996 इन्वेस्टर हैव द ऑप्शन टू सीक अ सर्टिफिकेट इन फिजिकल फॉर्म ऑल्सो। ओके, फिजिकल फॉर्म के लिए तो बैंक को मॉनेटरी पॉलिसी डिपार्टमेंट जो है आरबीआई का, उसको ये लेटर भेजना पड़ेगा, उसके बारे में उनको बताना पड़ेगा कि इस कंज्यूमर को सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट जो है वो फिजिकल फॉर्म में चाहिए, तो उसका एक पर्टिकुलर फॉर्मेट है।
ठीक है। यहाँ पर बैंक का नाम होगा, इंस्टीट्यूशन नंबर होगा उसका, ठीक है। हर एक बैंक का आरबीआई के पास एक इंस्टीट्यूशन नंबर होता है। एनेक्सर 1 इसको बोला गया है, ठीक है। इस फॉर्मेट को एनेक्सर 1 बोला गया है। किस अमाउंट में होगा और किस डेट को इशू किया गया है, ये सब इसमें शो करना होगा। कितने टाइम के लिए है, ठीक है। जो बैंक है उसका नाम, जो जगह है, मान के चलिए बैंक की किस ब्रांच से इशू हुआ है, किस ऑफिस से इशू हुआ है, तो उसके बारे में बताना पड़ेगा, ठीक है। कितना अमाउंट देना है, डिपॉजिटर का नाम, अमाउंट इन वर्ड, ओके। ये सारी चीजें इसमें बतानी होंगी। और देखिए जैसे कि मैंने आपको बताया था कि एंडोर्सी भी होता है, ठीक है। मैच्योरिटी डेट भी होगी इसमें। एंडोर्सी मान के चलिए एक्स ने खरीदा, एक्स ने खरीदा और एक्स ने वाई को एंडोर्स कर दिया 1 जनवरी 2024 को, ठीक है। अब वाई को पैसे की जरूरत पड़ी, वाई ने जेड को कर दिया 1 फरवरी 2024 को, जेड ने ए को कर दिया 1 अप्रैल 2024 को। तो इस तरीके से फर्दर ये आगे एंडोर्स भी किया जा सकता है। तो इसका एक पर्टिकुलर ये फॉर्मेट है, अगर किसी को फिजिकल फॉर्मेट में चाहिए तो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सिक्योरिटी एस्पेक्ट, देखिए सिक्योरिटी एस्पेक्ट की अगर हम बात करें तो देखिए फिजिकल सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट से वो फ्रीली ट्रांसफरेबल है, ठीक है, एंडोर्समेंट और डिलीवरी के लिए। तो इसके लिए जो बैंक्स हैं उनको एक गुड क्वालिटी सिक्योरिटी पेपर पे वो सर्टिफिकेट को इशू करते हैं, जिससे कि वो किसी तरह की कोई टैंपरिंग ना की जा सके, ठीक है। जैसे कि अभी आजकल टैंपरिंग से बचाने के लिए बहुत सारे बैंक्स प्रिकॉशंस भी लेते हैं। जैसे चेक्स की हम बात करें तो चेक्स को जो जब वो क्लियरिंग में जाते हैं तो टैंपरिंग से बचाने के लिए उनको यूवी प्रोटेक्शन जो होते हैं, यूवी लाइट्स जो होती है उसमें चेक किया जाता है। और जब चेक ट्रंकेशन सिस्टम जो होता है, सीटीएस सिस्टम जो होता है जिसके थ्रू आजकल क्लियरिंग होती है, उसमें भी जब वो स्कैन होते हैं तो वो ग्रे एंड वाइट स्कैनिंग और कलर स्कैनिंग दोनों होती हैं, ठीक है। तो इस तरीके से बहुत सारे सिक्योरिटी एस्पेक्ट है जो बैंक को लेने चाहिए, और इवन दो बैंक लेते भी हैं, ठीक है। पेमेंट्स की अगर हम बात करें तो पेमेंट्स इसका होगा सीडीज सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट का जो लास्ट होल्डर होगा, जो लास्ट एंडोर्सर होगा, ठीक है, या एंडोर्सी होगा, उसको वो अकाउंट, वो सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट का जो पेमेंट होगा डायरेक्टली उसके अकाउंट में पे हो जाएगा एज पर द जो भी बैंक की जो फॉर्मेलिटीज़ होती है, लाइक ब्लैंक कैंसिल चेक देना है या फिर जो भी फॉर्मेलिटीज़ हैं उनके अकॉर्डिंग वो उसके अकाउंट में पैसा जमा कर देता है, ठीक है। ये में भी ये हो सकता है एक प्रोसेस, बट इसके अलावा और भी प्रोसेस हैं जो बैंक अथॉरिटी जो है वो अपने लेवल पर भी उसको ले सकती है, ठीक है। अगर हम डुप्लीकेट सर्टिफिकेट की बात करें, मान के चलिए कोई कस्टमर है एक्स, ठीक है, उसने किसी पर्टिकुलर डेट को 1 जनवरी 2024 को वो सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट उसने इशू किया, करवाया, ठीक है, उसने फिजिकल फॉर्म में लिया और उसके पास से खो गया है 10 दिन बाद, ठीक है। अब वो बैंक को बताने गया कि भाई मेरे पास वो सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट जो आपने दिया था वो खो गया है। तो इस कंडीशन में बैंक उनको क्या दोबारा डुप्लीकेट सर्टिफिकेट बना कर देगा? ऑब्वियसली बना कर देगा, लेकिन उसके लिए एक पर्टिकुलर चीज़ होती है कि एक तो लोकल न्यूज़पेपर में उसको ये नोटिस देना होगा कि उसका जो सर्टिफिकेट है वो खो गया है। दूसरा, कम से कम 15 दिन न्यूज़पेपर में देने के कम से कम 15 दिन बाद वो बैंक के पास जाएगा, ठीक है, कि मुझे ये सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट का मैंने 15 दिन पहले दे दिया है लोकल न्यूज़पेपर में नोटिस, अब मुझे आप सर्टिफिकेट इशू कर दीजिए। बट इसके साथ में बैंक को एक इंडैमनिटी बॉन्ड भी उसको प्रोवाइड करवाना पड़ेगा, ठीक है, बाय द इन्वेस्टर टू द सेटिस्फैक्शन ऑफ द इशूअर ऑफ द सीडी। जो भी इशूअर बैंक है उसकी जो टर्म्स एंड कंडीशंस हैं उस इंडैमनिटी बॉन्ड में लिखी होंगी, उनकी जो सेटिस्फैक्शन जो कंडीशंस रहेंगी वो सारी की सारी उसमें होंगी, दोनों के सिग्नेचर होते हैं। उसके बाद वो इंडैमनिटी बॉन्ड बैंक को सबमिट कराना होता है, एग्जीक्यूट करना पड़ता है, ठीक है। उसके बाद ही वो डुप्लीकेट सर्टिफिकेट इशू करते हैं। अब कुछ ऐसे फैक्टर्स भी हैं जो सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स की जो ग्रोथ होती है उसको रोकते भी हैं, ठीक है। तो देखते हैं उसमें बेसिकली क्या है। ट्रांजेक्शन्स इन द सेकेंडरी मार्केट हैव नॉट डेवलप्ड बिकॉज द पार्टिसिपेंट्स आर लिमिटेड। देखिए मिनिमम जो सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स का जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट है दैट इज 5 लाख रुपीज़, ठीक है, प्लस इन मल्टीपल देयर ऑफ। अगर हम इसकी बात करें तो बहुत कम इन्वेस्टर्स होते हैं जो एक पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट पर 5 लाख रुपए तक खर्च करते हैं, ठीक है। और सीडीज जो है सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट जो है कोई जरूरी नहीं है कि वो लिस्टेड हो, दीज आर नॉट लिस्टेड ऑल्सो, ठीक है। तो इसलिए इसका जो मार्केट है वो बहुत कम है, जो पार्टिसिपेंट्स हैं वो बहुत कम है, ठीक है। सेकेंडरी मार्केट फॉर द डिपॉजिट ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स हैज़ बीन स्लो टू डेवलप, बहुत स्लो होगा ऑब्वियसली, जब पार्टिसिपेंट नहीं होंगे तो बहुत स्लो होगा, ठीक है। रिलायंस ऑफ द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ऑन द सीडी हैज़ डिक्रीज्ड। देखिए क्या होता है, कभी कभार मान के चलिए बहुत सारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, स्मॉल फाइनेंस बैंक है, उन्होंने सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट इशू तो कर दिए, बट कुछ टाइम के बाद 1 साल के लिए उनके यहाँ कुछ ऐसा
ऑडिट में उनको कुछ ऐसी माल फंक्शंस मिलते हैं, ऐसी कुछ डिस्क्रिपेंसी मिलती हैं आरबीआई की तरफ से, जिससे कि उनके जो डिपॉजिट्स हैं और जो उनके लोन्स हैं उनके ऊपर रोक लगा दी जाती है। तो बहुत बार ये एक फेथ होता है इन्वेस्टर का जो कभी कभार डिस्टर्ब होता है, ठीक है। उसकी वजह से मार्केट बहुत ज़्यादा डेवलप नहीं हो पा रहा है। इसके ऊपर लोन्स की फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है, मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि जो बैंक के पास ये डिपॉजिट रखा जाता है उसके ऊपर लोन की कोई फैसिलिटी नहीं होती। और इवन मिनिमम मेच्योरिटी जो होती है 7 डेज की होती है, उससे पहले बैंक इस पर बाईबैक भी नहीं कर सकता है, ठीक है। ओके। और स्टैम्प ड्यूटी ऑब्वियसली, जैसे हम एफडीआर्स की बात करें तो आप जाएंगे बैंक में, बैंक को आपने 5 लाख रुपए दिए और बोला कि मुझे तो आप इसका एफडीआर बना कर दीजिए, उसमें कोई स्टैम्प ड्यूटी नहीं लगती। बट इसमें हर एक स्टेट की अपनी अपनी स्टैम्प ड्यूटीज़ का जो अमाउंट है, उस पर्टिकुलर अमाउंट का स्टैम्प परचेज करना पड़ता है, इसलिए इसकी स्टैम्प ड्यूटी भी एप्लीकेबल होती है जो इसकी ग्रोथ को अफेक्ट करती है, ठीक है। तो अगर आपको हमारा लेक्चर पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच। आगे हम बात करेंगे कमर्शियल पेपर्स की, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।